तो देखिए, स्थानीय विकास के सिद्धांत में जो सबसे पहले इतिहासकार आएंगे, जिनको आपको निश्चित रूप से बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो यूपीएससी जो है वो बुरा मान जाएगा भाई। तो इसमें सबसे जरूरी है फेयर सर्विस। मैं इनका नाम नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर मैप बनाना पड़ेगा हमें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फेयर सर्विस। अब फेयर सर्विस के नाम से आप ये मत समझिएगा भाई कि ये जो है कोई सर्विस देते होंगे, ये कोई सर्विस नहीं देते। इतिहासकार का नाम है फेयर सर्विस। इन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है कि भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर हैं आखिर वो बसे कैसे हैं, क्या उन शहरों को बसाने के लिए बाहर के लोग जिम्मेदार हैं, यहीं के लोग जिम्मेदार हैं। तो फेयर सर्विस ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर हैं उनको बसाने का, यानी कि उनके बसने का कारण देखना है। तो ये कारण भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के बदलते हुए पैटर्न में देखा जा सकता है। यानी कि भारत के अंदर, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र जो है, जिसमें अफगानिस्तान तक का क्षेत्र, हिंदू कुश तक का आता है, तो उस क्षेत्र से लेकर यानी कि इस हिंदुस्तान के क्षेत्र में भारत के अंदर कृषि का जो पैटर्न है, जो बदल रहा है, उसके अंदर इसका रहस्य छुपा है कि कैसे शहर बसे हैं। तो इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है, तो ये कह रहे हैं, फेयर सर्विस कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान का क्षेत्र, तो इन्होंने कहा कि 7000 BCE यानी कि 7000 बिफोर करंट एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 7000 साल पहले अफगानिस्तान में एग्रीकल्चर शुरू हुआ, यानी कि कृषि शुरू हुई। अब ये सामान्य सा सिद्धांत है कि जहां पर खेती होगी और खेती में उत्पादन बढ़ेगा, वहां जनसंख्या का विकास होगा ही होगा। ठीक है, ये सामान्य नियम समझ लीजिए आप कि जहां जहां खेती के अंदर उत्पादन बढ़ेगा वहां जनसंख्या का विकास होगा। तो यहां पर खेती शुरू हुई और परिणाम क्या हुआ, जनसंख्या का विकास होने लगा। जनसंख्या का विकास होने लगा क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में बस्तियां देखने को मिली। लेकिन क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऐसा था कि इसके अंदर तकनीकी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, या यूं कहें कि ना के बराबर ही किया गया है। तो सामान्यतः कुछ समय के बाद ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ये कांस्टेंट हो गया, यानी कि स्थिर हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्थिर हो गया। स्थिर मतलब कृषि के अंदर उत्पादन ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, रुक गया है। ठीक, लेकिन जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया कि खाने का जो सामान है वो तो बढ़ नहीं रहा, खेती का जो सामान है वो तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन खाने वाले बढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा, यानी कि जो बाकी लोग रह गए जिनको खाने को नहीं मिल रहा और खाना बढ़ भी नहीं रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ भी नहीं रहा है, तो इस तरफ रहने वाली जो भी जनसंख्या है जिसको खाना नहीं मिल रहा, वो ऐसी जगह तलाश करेगी जहां उसको खाना मिले, यानी कि पूर्व की तरफ खिसकना शुरू कर देगी, डिस्प्लेस होना शुरू कर देगी ईस्ट की तरफ। और यहाँ पर आकर के जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आईवीसी का क्षेत्र है, जहां पर नदियां वगैरह बह रही हैं, और नदियों की वजह से वहां की लैंड काफी फर्टाइल है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है। इन क्षेत्रों में आके बस जाएंगे, यहाँ खेती करना शुरू करेंगे। खेती के बाद दोबारा से कृषि के अंदर उत्पादन पैदा हो जाएगा, उत्पादन पैदा होगा, फिर से इन्हें खाना मिलेगा। वो जो उत्पादन होगा कृषि के अंदर, वो जो बढ़ा हुआ पैसा है, उस पैसे को दूसरे क्षेत्र में लगाएंगे, उद्योग होंगे, व्यापार वाणिज्य होगा, और फिर से शहर सामने आ जाएंगे। सामान्यतः शहर बन क्यों रहे हैं, इसका एक शब्द में उत्तर देना है तो उसका कारण है आर्थिक अधिशेष, इकोनॉमिक सरप्लस, उसका कारण है, उसके बनने का कारण है। ठीक है, और सेम चीज यहां भी होगी, यानी कि सिंधु घाटी के क्षेत्र में भी होगी। वैसे तो इसका भौगोलिक विस्तार बहुत ज्यादा है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। आज हम इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो यानी कि इस क्षेत्र के अंदर भी यही चीज होगी। बाद में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, जनसंख्या का विकास होगा, जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, दबाव के चलते जनसंख्या और पूर्व की तरफ खिसकने लगेगी आगे चल करके। तो उन्होंने कहा कि ये जो तरीका है, यानी कि ये जो चीज है, इस वजह से यहाँ की जनसंख्या यहाँ खिसकी और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वो बसे, वो अस्तित्व में आए। इसलिए उन्होंने कहा कि स्थानीय सिद्धांत सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों को बसाने के लिए ज्यादा मजबूत है। तो फिर मॉर्टिमम व्हीलर ने, यानी कि एम व्हीलर ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में हमें सिमिलैरिटी देखने को मिली है, एक रूपता और समरूपता देखने को मिली है। आखिर शहर एक जैसे हैं कैसे? मॉर्टिमम व्हीलर की दलील ये थी ना कि एक रूपता कैसे आई,
सिमिलैरिटी कैसे आई? तो फेयर सर्विस ने इसका उत्तर दिया कि आखिर सिमिलैरिटी या एकरूपता समरूपता आई कैसे? कैसे एकरूपता समरूपता पैदा हुई? उन्होंने कहा कि देखो, एकरूपता समरूपता का कारण ये नहीं है जैसा कि मॉर्टिमर व्हीलर बता रहे हैं, फेयर सर्विस कह रहे हैं कि एकरूपता समरूपता के पीछे कारण मेसोपोटामिया नहीं है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने बसाए इसलिए शहर एक जैसे दिख रहे हैं। नहीं, इन्होंने कहा कि इसका कारण है धर्म, क्योंकि धर्म के चलते हम बहुत सारी बातें बिना किसी दबाव के खुद ही स्वीकार कर लेते हैं। जैसे धर्म के चलते बहुत सारे त्योहार हैं हम मनाते हैं, रंग का मामला हो, पहनावे का मामला हो, धर्म के बहुत सारे विचार हैं जो हम अपनाते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में एकरूपता समरूपता आती है। मान लीजिए कि कोई अब हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं और उसके बाद में कोई हिंदू फैमिली अमेरिका में भी रहती है ना। तो अगर आप यहाँ से उस फैमिली के घर जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये हिंदू है। क्यों होगा? क्योंकि आपने हिंदुओं का कल्चर देख लिया हिंदुस्तान में। भाई मंदिर होते हैं, जब हिंदुओं घर में जाओ तो मंदिर मिलेंगे आपको, है ना। तो वैसे ही वहां भी आपको मंदिर मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो धर्म के चलते व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, जिससे एकरूपता समरूपता आती है। तो फेयर सर्विस ने भी कहा कि धर्म के चलते आई है। और दूसरा कारण है व्यापार वाणिज्य के चलते। व्यापार वाणिज्य यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स के चलते। अब आप देखिए, सामान्यतः अगर आप ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं भी कर रहे हैं तो आप किसी जगह पर घूमने ही निकल जाइए। घूमने जब जाएंगे आप तो रास्ते भर में 50 चीजें आप देखेंगे जिनसे काफी प्रभावित भी होंगे। मान लीजिए कोई घर ही देख लिया आपने, अब उसकी बाहर की टाइलें आपको बड़ी अच्छी लग रही हैं। अब आप सोच रहे हैं कि यार मेरे घर की टाइलें मुझे बदलनी है, मुझे ऐसी टाइलें लगवानी है। तो आपने भी खोजा कहाँ से मिलेंगी और कहीं मिल गई आपको, फिर वो टाइलें आप अपने घर में लगवा ली। तो अब आपका घर भी उस घर की तरह दिखने लगा, यानी कि एकरूपता आने लगी। तो अगर व्यापार हो रहा है, और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आंतरिक और बाहरी व्यापार बहुत ज्यादा है, क्योंकि अक्काड़ के शासक सारगौन के एक अभिलेख से पता चलता है कि दिलमन, मगान और मेलुहा के जहाज वहां पर स्टेशनिंग करते थे, लंगर डालते थे। तो व्यापार वाणिज्य था और बड़े पैमाने पे था, यानी कि आंतरिक भी था और बाहरी भी था। तो इससे आवागमन बहुत ज्यादा रहा, एक दूसरा क्षेत्र देखा गया, जिससे एकरूपता समरूपता आई। ये बात फेयर सर्विस हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एकरूपता समरूपता इसलिए नहीं आई है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में क्योंकि मेसोपोटामिया ने आकर के ये शहर बसाए हैं। इसलिए आई है क्योंकि धर्म के चलते आई है, क्योंकि व्यापार वाणिज्य के चलते एकरूपता समरूपता आई है।